अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द बॉडी सिस्टम विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड आउटर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए हम माहौल से, एनवायरनमेंट से एयर लेते हैं और इसमें से जो ज़रूरी गैसेस होती हैं वो हमारी बॉडी के फ्लूइड यानी ब्लड में और सेल्स में चली जाती हैं, और सेल्स या बॉडी फ्लूइड के अंदर जो गैसेस वेस्ट होती हैं उनको बाहर खारिज कर दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये एक वेल डिवेलप्ड फॉर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए ये बेस्ट है। क्या मतलब ये है कि वाटर के अंदर नहीं, वाटर से बाहर खुश्की के ऊपर जो भी जानदार रहती हैं उसके लिए ये वाला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये वेल डेवलप्ड है। खुसूसन हमारे लिए जो कि हम खुश्की के ऊपर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, तो हमारे लिए ये वेल डेवलप्ड है। इसके अलावा ये वाला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो आपको जिसका डायग्राम नज़र आ रहा है, ये कुछ इस तरह से तरतीब दिया गया है, कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये प्रोवाइड करता है फंडामेंटल एबिलिटी। एक ज़बरदस्त किस्म की इसमें एबिलिटी होती है कि हवा अपने बॉडी के अंदर ले भी सकता है और निकाल भी सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोवाइड फंडामेंटल एबिलिटी ऑफ ब्रीथिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए हम इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक, नोज से लेकर, हवा ने एक्चुअली नोज से लेकर लंग्स तक पहुंचना है। लंग्स इसकी जो है वो मंजिल है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हवा को ये पूरे का पूरा रास्ता तय करना पड़ता है। ये पूरे का पूरा सफ़र तय करते 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 हवा यहाँ पर पहुँचती है। तो एक इसकी ये मंजिल होगी जहाँ पे इसने पहुँचना है, पीछे इसका पूरा सफ़र। तो जो सफ़र है उसको हम अलहदा हेडिंग के तौर पे लिखते हैं, और जो इसकी मंजिल है यानी लंग्स है उसको हम अलहदा लिखते हैं। तो जो इसकी बोलते हैं एयर पैसेजवेज, एयर पैसेजवेज। अब एयर पैसेजवेज क्या होती हैं? एयर पैसेजवेज हमारे पास हवा के गुजरने की नालियां हैं। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हवा आ रही है ये इसकी एयर पैसेजवेज है। तो हम लिख सकते हैं कि द पैसेजवे थ्रू विच air passes from nose to the lungs is called as air passageways. कि वो रास्ता कि जिसके ज़रिए हवा नाक से लंग्स तक पहुंचती है, बस इसको एयर पैसेजवेज कहती हैं। अब एयर पैसेजवेज, या हम कह सकते हैं नाक से लेकर लंग्स तक ये जो नाली है इसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो दो किस्म की हो सकती है। नाक से लेकर यहाँ तक, नाक से लेकर यहाँ तक ये जो छोटा सा हिस्सा है इसके लिए हम कौन सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और लैरिंग से मतलब इधर से लेकर यहाँ तक ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है दिस इज कॉल्ड एज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसी उसके साथ हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
ये कौन सा होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारे पास नोज और इसके अंदर फेरिंग्स आ जाता है। ये दोनों मिलके नोज प्लस फेरिंग्स ये क्या बनाते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाते हैं। जबकि हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बाकी वाला जो है जितना भी जैसे कि लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, ये सब आ जाती हैं। तो पहले हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। एयर पैसेजवेज में हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं और हम जानते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या चीज़ आ रही है? इसमें नोज आ रहा है। तो नोज कहाँ पर प्रेजेंट है? नोज यहाँ पर प्रेजेंट है। दिस इज अ नोज। अब नोज जो है ये वाहिद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो हिस्सा है जो एक्सटर्नली विजिबल है, जो नज़र आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नली विजिबल पार्ट है। बाकी देखें हमारी बॉडी में अगर आप अपना मुशाहिदा करें, अपने आप को देखें, तो आपके एक वाहिद नाक ही है जो नज़र आ रहा है। बाकी ना तो आपकी बॉडी के अंदर फेरिंग्स नज़र आ रहा है, ना आपको लैरिंग्स बाहर से नज़र आ रहा है। एक्सटर्नली विजिबल नहीं, तो ये वाहिद एक्सटर्नली विजिबल पार्ट है। इसके अलावा नोज़ बना हुआ किस चीज़ से होता है? अगर हम नोज़ की बात करें तो नोज़ जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास होता है हमारे पास बोन्स, इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स। दूसरा इसमें कार्टिलेज आ जाती है, और कार्टिलेज के अलावा तीसरा इसके अंदर कुछ फैटी टिश्यूज़ हैं जिनको हम फैटी टिश्यूज़ बोलते हैं, फैटी टिश्यूज़। तो ये तीन चीज़ें हो गई। बोन्स की कंपोजिशन की नोज की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक बोन्स, दूसरा कार्टिलेज और तीसरा फैब्रोफैटी टिश्यूज। अब बोन्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बोन्स यहाँ पर 4 बोन्स पाई जाती हैं। देयर आर 4 बोन्स विच आर प्रेजेंट इन नोज। तो 2 जो बोन्स होते हैं उनको हम नजल बोन्स कहते हैं। 2 बोन्स आर कॉल्ड एज नजल बोन्स, जबकि 2 जो दूसरी बोन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे पास होती है नजल कांका, नजल कांका। दो नजल कांका हो गए। इसके अलावा यहां पे दूसरे नंबर पे आ जाती है कार्टिलेज। अब कार्टिलेज जो हमारे नाक के अंदर ये जो टिप है, टिप ऑफ द नोज इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इट मेक द टिप ऑफ द नोज। ये क्या बनाएगा? टिप ऑफ द नोज बनाएगा, टिप ऑफ नोज। और याद रखें हमारे पास ये कौन सी कार्टिलेज होगी? कार्टिलेज की 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और हाइलाइन कार्टिलेज। तो यहाँ पर जो पाई जाती है दिस इज कॉल्ड एज हाइलाइन कार्टिलेज। ये कौन सी कार्टिलेज है? हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। इसके अलावा थर्ड हमारे पास है फैब्रोफैटी टिश्यूज। तो ऐसे टिश्यूज जिसमें फाइबर्स भी होती हैं और ये फैट्स पर भी मुश्तमिल होते हैं, इनको हम फैब्रोफैटी टिश्यूज बोलते हैं। अच्छा, नाक के अंदर हमारे पास अगर हम यहाँ पे एक नाक का अलहदा से डायग्राम ड्रा कर दें तो हमारे पास नाक के अंदर एक दीवार होती है। इस दीवार को हम बोलते हैं नजल सेप्टम। नाक के अंदर जो नाक के पूरे चैम्बर को, नजल चैम्बर्स को, एक बड़ा सा चैम्बर होता है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली जो दीवार होती है, ये सेप्टम होता है। दिस सेप्टम इज कॉल्ड एज नजल सेप्टम। जबकि इधर ये जो ओपनिंग्स बन रही हैं, जो अंदर कैविटीज हैं, दीज कैविटीज आर कॉल्ड एज नजल कैविटीज। दीज कैविटीज आर कॉल्ड एज नजल कैविटीज। और इसके अलावा नजल कैविटीज़ के जहाँ पे शुरू होती हैं यहाँ पे एक ओपनिंग होती है। यहाँ पर एक नजल कैविटी, इसकी भी ओपनिंग और इसकी भी ओपनिंग। ये दोनों ओपनिंग जो नाक की ये वाली ओपनिंग होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स। अच्छा, नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो ही हम एंटर होते हैं या हम देखते हैं कि हमारे पास नजल कैविटीज़ के अंदर एक दीवार की तरह पतली मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन को हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ म्यूकस मेम्ब्रेन।
म्यूकस मेम्ब्रेन क्या खारिज, म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। तो हम कह सकते हैं कि इट सिक्रीट म्यूकस। और म्यूकस की अगर कंपोजिशन पूछी जाए तो म्यूकस दरअसल दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक हमारे पास होता है म्यूसिन प्रोटीन, म्यूसिन प्रोटीन प्लस वाटर, ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है। अब इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या मौजूद होती हैं, सिलिया मौजूद होते हैं। यहाँ पर सिलिया भी प्रेजेंट है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। अच्छा, सिलिया कहाँ पर प्रेजेंट है, नज़ल कैविटीज़ का जो पहला हिस्सा होता है इसको वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। ये जो पहला पहला हिस्सा होता है नज़ल कैविटी का, दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स में यहाँ पर सिलिया की जो तादाद है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पर सिलिया बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये सिलिया का फंक्शन क्या है, ये आने वाली हवा को डस्ट फ्री करती है, डस्ट पार्टिकल जिसके साथ चिमट जाती हैं। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस खारिज करती है, ये वाली म्यूकोजा मेम्ब्रेन या म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो म्यूकस सिक्रेट करती है, इससे आने वाली हवा जो है वो उसमें नमी शामिल करती है। आने वाली हवा के अंदर अगर वो उसमें नमी नहीं होगी तो वो हमारे लंग्स को अंदर जाके डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पे नोज़ के अंदर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पर जो है ब्लड की नालियाँ मौजूद होती हैं, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। अब ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, इनके अंदर जो है ब्लड मूव कर रहा है और हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है और इतने ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से आने वाली हवा जो है उसका टेम्परेचर भी नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये क्या करती हैं, आने वाली हवा को वार्म करती हैं। ब्लड कैपिलरीज, दीज आर कॉल्ड एज अ ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, वार्म द इनकमिंग एयर। और वार्म क्यों किया जा रहा है, दो वजूहात है वार्म करने की। पहली वजह कि जितनी जो है एयर वार्म होगी उतना ही डिफ्यूजन का प्रोसेस एल्वुलाई में अच्छा होगा, चूँकि द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वार्मिंग कैपेसिटी ऑफ द गैसेस। तो ये हमारे पास इसलिए ज़रूरी है। इसके अलावा वार्म एयर अगर होगी तो ठीक है, वरना अगर कूल एयर होगी तो लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई हैं उनको भी डैमेज कर सकती है। तो ये हमारे पास चंद बातें नोज़ के बारे में थी। इसके अलावा सिलिया और म्यूकस मेम्ब्रेन, सिलिया हमारे पास सिलिया यहाँ पर है और इसके साथ ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इन दोनों को मिला के हम फिल्टरिंग यूनिट बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज फिल्टरिंग यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि द सिलिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज फिल्टरिंग यूनिट्स। तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है कि फेरिंग्स, चूंकि हमने कहा था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नोज हमने पढ़ लिया, फेरिंग्स की बात करते हैं। जब हम फेरिंग्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जहाँ पे नोज ओपन होता है, आप देखिए नोज की ये ओपनिंग्स हैं, यहाँ से नोज में हवा आएगी और यहाँ पे एंटर हो जाएगी और जब ये यहाँ पर पहुँचती है तो इस जगह को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स हमारे पास कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। फेरिंग्स इज अ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर और इसकी जो लेंथ है वो 12 से लेकर 14, फेरिंग्स यहाँ पे लिखते हैं। फेरिंग्स ये तकरीबन 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है, या अगर हम इंचेस की बात करें तो तकरीबन हमारे पास जो है 4.5 इंचेस लॉन्ग होता है, 4.5 इंचेस लॉन्ग हो सकता है। फेरिंग्स जो होता है इट इज़ अ कोन शेप्ड, इट इज़ अ
कोन शेप्ड, ये कोन शेप्ड होता है। आप अगर देखें तो ये ऐसे आ रहा है और यहाँ पे आते आते देखिए ये एक ट्रायंगल लाइक बन गए, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है और जो ही ये आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो ये कोन शेप्ड बनता चला जाएगा। इसके अलावा ये दोनों, अब देखें यहाँ पे नाक है और यहाँ पे माउथ है, ये दोनों का कॉमन पार्ट। अगर हम खुराक खाते हैं तो वो भी फेरिंक्स में आती है, अगर हम सांस लेते हैं नाक के जरिए तो ये हवा भी इधर से इधर फेरिंक्स में आ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं इट इज़ अ कॉमन पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, यहां पे फेरिंक्स के 3 सब टाइप्स हैं। फेरिंक्स हमारे पास 3 किस्म के बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ फेरिंक्स या अदर पार्ट्स नियर द फेरिंक्स। फेरिंक्स किन किन चीज़ों के ज़्यादा करीब है, किन किन हिस्सों के ज़्यादा करीब है। देखें यहाँ पे फेरिंक्स जो है, फेरिंक्स का ये हिस्सा माउथ के ज़्यादा करीब है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंक्स। वाई वी कॉल इट ओरोफेरिंक्स? क्योंकि ये ओरल कैविटी के ज़्यादा करीब है। इसके अलावा नोज का ये वाला हिस्सा जो नाक के ज़्यादा करीब है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नेजोफेरिंक्स। जबकि ये वाला हिस्सा जो लैरिंक्स के ज़्यादा करीब है, दिस इज कॉल्ड एज लैरिंगोफेरिंक्स। तो ये हमारे पास फेरिंक्स के बारे में हो गया कि फेरिंक्स क्या होता है। हमारे पास ये कॉमन पार्ट होता है और इसके 3 हिस्से होते हैं। उन फेरिंक्स का वो हिस्सा जो मुंह के ज़्यादा करीब है, दिस इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंक्स। और जो नाक के ज़्यादा करीब है उसको हम क्या कहेंगे? नेजोफेरिंक्स। और जो लैरिंक्स के ज़्यादा करीब है इसको हम लैरिंगोफेरिंक्स बोलते हैं। लैरिंगोफेरिंक्स बोलते हैं। अब इसके बाद हम लैरिंक्स की बात करते हैं कि लैरिंक्स क्या होता है। अब लैरिंक्स यहां पे ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है? लैरिंक्स कहलाता है। लैरिंक्स हमारे पास ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और लैरिंक्स बेसिकली जहाँ पे फेरिंक्स ख़त्म होता है वहीं से एक नई नाली शुरू होती है। यहाँ पे बेसिकली 2 नालियाँ हैं। देखिए यहाँ पे खुराक और हवा दोनों आ रही थी, आगे जाके रास्ते जुदा जुदा हो रहे हैं। देखिए 2 पाइप निकल रहे हैं। ये खुराक वाला पाइप है जिसको आप ईसोफेगस बोलते हैं, लेकिन हमारा इसके साथ लेना देना नहीं है क्योंकि ये खुराक की नाली है। लेकिन ये वाला जो पाइप है, दिस पाइप इज कॉल्ड एज लैरिंक्स। और देखें यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग है, द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इज कॉल्ड एज गलेट। इसको क्या बोलते हैं? इसको गलेट बोलते हैं। लेकिन द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज कॉल्ड एज गलाटिस। यानी कि लैरिंक्स की जो ओपनिंग है, उस गेट का नाम गलाटिस है। अच्छा, यहाँ पर एक लीड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। यहाँ पे एक लीड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। चलो मैं इसको किसी और कलर से बनाता हूँ। ये एक छोटी सी लिप होती है या फ्लिप होती है, छोटी सी ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर है। और जब हम खुराक खा रहे होते हैं तो ये चूँकि हवा की नाली है और ये कॉमन पाथवे है, तो यहाँ से जो खुराक आ रही है हो सकता है इसमें चली जाए, लैरिंक्स में चली जाए, तो उस वक्त ये बंद हो जाता है। ये इनवॉलंटरी होता है और ये बिल्कुल ऐसे बंद हो जाता है इसके ऊपर। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम खा भी रहे होते हैं और बोल भी रहे होते हैं। तो चूँकि एक नेचर है इसकी कि जब हम खा रहे होते हैं तो ये बंद होना चाहिए, लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं तो इसको हमेशा ओपन होना चाहिए।
तो इसलिए जब हम खा भी रहे होते हैं और बोल भी रहे होते हैं तो ये डिस्टर्ब होता है, और जिसकी वजह से जो खुराक होती है वो थोड़ी सी इधर चली आती है, जिसकी वजह से इरिटेशन हो रही होती है और हम खांस रहे होती है। इसके अलावा लैरिंग्स के अंदर यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स मौजूद है। थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। हमारे पास ये एक लैरिंग्स है और लैरिंग्स के ऊपर यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज वोकल कॉर्ड्स। अब वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, ये आवाज प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से लैरिंग्स इसका आल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। अब ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये हर एक जानदार के मुख्तलिफ हो सकती हैं। मीन्स के बाज़ ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं, बाज़ में कम स्ट्रेच होती हैं, और जितना ज़्यादा ये स्ट्रेच हो सकते हैं उतना ही ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस हो सकती है। जब हवा ऊपर से या नीचे से इस तरह निकलती है और ये स्ट्रेच होते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अच्छा, हम देखते हैं कि बाज़ लोग जो है दूसरे लोगों की पैरोडी कर सकते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है कि ये हर एक आदमी में एक मखसूस हद में इसमें जो है खिंचाव आता है और उसी मुनासबत से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब हम किसी एक दूसरे आदमी की पैरोडी कर रहे होते हैं तो दरअसल हम उसी तरह इनको स्ट्रेच कर रहे होते हैं जिस तरह वो आदमी स्ट्रेच कर रहा होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि परिंदों में या दूसरे जानदारों में आवाज़ जो प्रोड्यूस होती है वो एक तरह की होती है, लेकिन ह्यूमन या डिफरेंट जो मैमल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कुछ मैमल्स हैं जो मुख्तलिफ आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्या है, उसकी वजह यही वोकल कॉर्ड्स है। हमारी ये नेचर है कि हमारे वोकल कॉर्ड्स मुख्तलिफ अंदाज में स्ट्रेच हो सकते हैं, लेकिन उनके सिर्फ एक ही अंदाज में स्ट्रेच हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनमें आवाज़ एक जैसे कौवे की एक ही आवाज़ होती है, चिड़िया की एक ही आवाज़ होती है, सब में आपको एक जैसी आवाज़ मिलती है। तो यही वजह है। इसके बाद हमारे पास एक और जो है वो पार्ट शुरू होता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ विंड पाइप। ट्रैकिया जो है बेसिकली ये हमारे पास तकरीबन 16 से लेकर 20 सी शेप्ड रिंग से मिलकर बना होता है। सी शेप्ड रिंग से मिलकर बना होता है, और ये रिंग्स जो होते हैं ये बेसिकली इस तरह सी शेप बिल्कुल इस तरह होती हैं। अच्छा, जब ये इस तरह मौजूद हैं तो ये रिंग्स, इसका जो जैसे सी है, सी का ये जो ओपनिंग है, जैसे कि हम यहाँ पे सी लिखें तो सी इस तरह है, तो ये हमारे पास सेमी सर्कल बन रहा है। तो ये जो सी की ओपनिंग है ये पीछे की जानिब है। अब ये पीछे की जानिब क्यों है? पीछे की जानिब इसलिए है क्योंकि जब हम खुराक निगल रहे होते हैं, पीछे की जानिब हमारे पास खुराक वाली नाली है और उसमें पेरिस्टालिसिस हो रहा है। पेरिस्टालिसिस क्या होता है? खुराक जब जाती है तो आगे वाला हिस्सा रिलैक्स होता है और पीछे वाला कॉन्टैक्ट होता है। तो अगर ये बिल्कुल ये वाला हिस्सा पीछे की जानिब ना होता, ये जो सी की ओपनिंग है ये पीछे की जानिब ना होती, तो वो सही तरीके से पेरिस्टालिसिस ना कर सकता और इस वजह से हम खुराक को निगल ना सकते। इस वजह से ये जो सी है, सी का ये वाला हिस्सा पीछे की जानिब है। तो इसी तरह जो हमने डायग्राम में बनाया है वो क्या है, सी बिल्कुल ये वाला शेप आगे की जानिब है और ये पीछे की जानिब है। इसके अलावा ये जो सी शेप्ड रिंग्स हैं ये कार्टिलेज से मिलकर बनते हैं। सी शेप्ड रिंग्स को एक और नाम भी दिया जाता है, हॉर्स शू का नाम दिया जाता है। हॉर्स शू का नाम भी दिया जाता है क्योंकि घोड़े के पाँव की तरह ये लगती हैं। इसके अलावा ट्रैकिया में ट्रैकिया के अंदर ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस जो रिंग्स हैं ये क्यों पाए जाते हैं? ताकि कोलैप्सिंग ना हो, कहीं ये बंद ना हो जाए। क्योंकि देखिए अगर ये सिर्फ मसल्स का बना होता तो ये हो सकता है कि ये ऐसे बंद हो जाता, लेकिन सी शेप्ड रिंग्स हैं तो इसको कोलैप्सिंग से बचाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये कोलैप्सिंग से बचाता है। इसके अलावा इसी ट्रैकिया के अंदर यहाँ पर ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिनके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करते हैं, ये अगर डस्ट पार्टिकल्स
अभी भी अंदर आ रहे हैं, तो ये उनको पीछे की जाने पुश करते हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी आती है। ये जो अक्सर लोग सिगरेट पीते हैं तो उनको खांसी आती है, तो वो इसी वजह से आती है, क्योंकि यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियल सिलिएटेड सेल्स होते हैं जो इनको पीछे की जानिब डस्ट पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं। क्योंकि हम नाक के ज़रिए तो सिगरेट नहीं पी रहे, माउथ के ज़रिए पी रहे हैं, तो वो यहाँ पे जो सिस्टम फिल्टरिंग यूनिट लगा हुआ है, वो फिल्टरिंग यूनिट इसको फिल्टरिंग यूनिट से ये नहीं गुजर के जा रहा, तो इस वजह से इसको क्या करना पड़ता है, ये सिलिएटेड सेल्स इसको पुश करते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जब ये ट्रैकिया ख़त्म हुआ तो ये डिवाइड होने लगा। अब देखिए ना, एंड पे ये डिवाइड हो जाता है। जिस जगह पे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज, ये वाली जगह क्या कहलाती है, करीना। दिस इज कॉल्ड एज करीना। अच्छा, करीना की जगह पे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, हर एक को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं या ब्रोंकस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकस। ये भी एक ब्रोंकस है और दोनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाई नाम दे देते हैं। ये भी एक ब्रोंकाई है, ये भी एक ब्रोंकाई है। अब ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकाई जो है ये कहाँ पे एंटर हो रही है, लंग्स के अंदर एंटर हो रही है। ये एक ब्रोंकाई, ये राइट ब्रोंकाई है, ये लेफ्ट ब्रोंकाई है। राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई जो ही अंदर दाखिल होती है तो अंदर जाके ये मजीद ब्रांचेस देना शुरू हो जाती हैं, ये राइट लंग्स में और ये लेफ्ट लंग्स के अंदर। राइट लंग के अंदर ये एक नहीं, दो नहीं, 3 ब्रांचेस देगा। यहाँ पर देखिए इसने कितनी ब्रांचेस दी हैं, आते ही एक ब्रांच ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये ब्रांच दी है। इसके अलावा हर एक ब्रांच जो है फिर ये मजीद 3 ब्रांचेस देगी। जैसे देखें, इस ये एक 1 ये ब्रांच थी, ये दूसरी, ये तीसरी है। अब मैंने सिर्फ एक दिखाई है, यहाँ पर ये फिर एक ये दे रही है, फिर दूसरी, फिर तीसरी ब्रांच दे रही है। इसी तरह मजीद ये एक तीसरे, ये जो 1 2 3 मैंने लिखा है, ये मजीद इसी तरह 3 ब्रांचेस देते रहेंगे। इस ब्रोंकाई को प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोला जाता है। दिस ब्रोंकाई इज कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई, और इसके और नाम भी हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके अलावा इसको स्टेम ब्रोंकाई भी बोलते हैं, या इसको प्रॉक्सिमल ब्रोंकाई भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो पहली ब्रोंकाई है, चलो ठीक है, ये ब्रोंकाई या ब्रोंकासिस को कहेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई भी कह सकते हैं, स्टेम ब्रोंकाई भी कह सकते हैं, प्रॉक्सिमल। लेकिन ये जो यहाँ पे एंटर होने के बाद डिवीजन कर चुकी है, ये जो डिवाइडेड जो हैं, इनको क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी ब्रोंकाई। इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई जब मजीद डिवीजन दे रही है तो दिस इज कॉल्ड एज अ टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई। अच्छा, टर्शरी ब्रोंकाई थी। इसी तरह यहां पे आ जाएं, इस तरफ ये जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये जब अंदर होती है तो ये 3 दे रही थी, 3 ब्रांचेस दे रही थी, ये सिर्फ 2 ब्रांचेस देती है। और हम जानते हैं जो प्राइमरी से ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, और उसके बाद टर्शरी। अच्छा, टर्शरी के बाद यहाँ पर चलो कुछ चीज़ें इधर दिखा देते हैं। यहाँ पर ये मज़ीद डिवाइड होती रहती है, और जब इसका डायामीटर 1 मिलीमीटर और इससे भी लेस हो जाए, 1 मिलीमीटर और इससे भी लेस हो जाए, तब हम इसको अलग नाम देंगे। तब इसका नाम क्या होगा, ब्रांकियोल्स। तब हम इसको ब्रांकियोल्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लें कि कार्टिलेजिनस जो रिंग्स हैं, जो हार्स शू शेप्ड रिंग्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया, दीज आर प्रेजेंट इन प्राइमरी ब्रोंकाई और स्टेम ब्रोंकाई और ब्रोंकस, इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर कोई प्राइमरी ब्रोंकाई, ये सी शेप्ड रिंग्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है कुछ हद तक हमारे पास कार्टिलेज होती है, लेकिन वो कार्टिलेज रिंग्स की फॉर्म में नहीं होती, वो प्लेट्स की फॉर्म में होती है। जैसे हमारे पास एक नाली है, इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई समझ लें, और यहाँ पर जो है इस तरह की प्लेट्स मौजूद होती हैं,
इनको हम कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं कहेंगे, हम इसको कार्टिलेजिनस प्लेट्स कहेंगे। रिंग्स अब रिप्लेस हो गए हैं किस में? प्लेट्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद जब ये मज़ीद डिवाइड होते होते 1 मिलीमीटर और लेस हो जाएगी तो फिर ये बहुत सारे पाउचेस के अंदर खुलेगी। यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के पाउचेस बनेंगे। ये जो पाउचेस बन रहे हैं, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड एज एल्व्यूलस। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्व्यूलस। और वो डक्ट जो एल्व्यूलस में खुलती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट। एल्व्यूलर डक्ट बोलते हैं। और यहीं पे क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज होती है। यहाँ पर क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो ब्रांकियोल्स हैं, यहाँ पर ही जो ब्रांकियोल्स आ रही हैं, ये छोटी छोटी नालियाँ आ रही हैं जिनका डायमीटर हमने कहा 1 मिलीमीटर और लेस होना चाहिए। उनके अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। स्पेशल किस्म के सेल्स नहीं बल्कि स्पेशल किस्म के उसके अंदर मसल्स पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ब्रांकियोल्स के अंदर 2-3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, दूसरा यहाँ पर हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की बजाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स कौन से होते हैं? ये क्यूब लाइक होते हैं और इनमें सिलिया पाए जाते हैं। ये नेचर में हमारे पास जो है एक एपिथेलियल सेल्स है, इस वजह से हम इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ये यहाँ पे हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई एक एल्वुलाई या एल्वुलस की हम बात करते हैं तो एल्वुलाई हमारे पास ये ऐसी जगह है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है। गैसेस एक्सचेंज अकर हेयर। इसके अलावा इसकी जो वाल्स होती हैं, यहाँ पर आप देखिए ये एक एल्वुलाई है और इसकी जो वाल होती है काफ़ी पतली होती है। ये सिंगल सेल इसकी थिकनेस होती है, एक एक सेल मिल के इसको बना रहा होता है, लिहाजा इसकी थिकनेस भी कम होती है। तो इसकी थिकनेस क्या हो सकती है? वो हमारे पास 0.1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। ये क्यों ऐसे इतनी कम क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमने पढ़ा हुआ है कि रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए थिन होना लाजमी है और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का हिस्सा है। तो अगर ये इससे ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन का प्रोसेस सही नहीं होगा। इस वजह से इसका जो डायमीटर है वो बहुत कम है, 1 मिलीमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज कैसे जाल बिछा होता है। ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर, अगर ये ब्लड कैपिलरीज इसके ऊपर नहीं होंगी तो गैसेज एक्सचेंज नहीं होगा, तो रिच ब्लड सप्लाई का होना भी लाजमी है। इसके अलावा एक लंग्स के, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर 2 लंग्स हैं, तो दोनों लंग्स में टोटल कितने एल्वुलाई पाए जाते हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो एल्वुलाई पाए जाते हैं वो 700 मिलियन एल्वुलाई पाए जाते हैं। 700 मिलियन एल्वुलाई आर प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। दोनों लंग्स के अंदर तकरीबन 700 जो है वो मिलियन एल्वुलाई पाई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये दोनों लंग्स जो हैं, अब हम देखें ना, हमने कहा था कि हमारे पास सबसे पहले एयर पैसेजवेज आ जाती हैं। एयर पैसेजवेज में अपर और फिर यहाँ पे हमारे पास लोअर आ जाती हैं। लोअर के अंदर हमने कहा कि ये सारे का सारा लोअर में आ जाता है। अब लोअर हमने पढ़ लिया, लोअर के बाद हम बात करते हैं लंग्स की। अब लंग्स के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लंग्स दीज आर पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये 2 पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और इनमें से एक लंग जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। राइट को अगर आप देखें तो राइट बड़ा है, लेफ्ट छोटा है। राइट जो है वो बड़ा है, लेफ्ट छोटा। क्यों ऐसा क्या है?
क्योंकि हार्ट की जो पोजीशन है वो एसिमेट्रिकल है, हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसने ज़्यादातर हिस्सा इसका भी कवर किया होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा छोटा होता है। और इसके अलावा कितना छोटा होता है, अगर हम ये बात कहें तो 44% वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम का 44% ये लंग कवर करता है, जबकि 56% जो वॉल्यूम है टोटल लंग वॉल्यूम का, ये लंग कवर करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कितनी लोब्स हैं, देयर आर 2 लोब्स। दिस लोब इज कॉल्ड एज इंफीरियर लोब, और ये हमारे पास ये हमारे पास सुपीरियर लोब है, दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर लोब, और ये हमारे पास इंफीरियर लोब है। यहां पे आप आ जाएं तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक लोब ये सुपीरियर है, ये मिडल है, जबकि तीसरी एक लोब मौजूद है जिसको हम इंफीरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 लोब पाई जाती हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ एक लोब पाई जाती है। तो लोब्स के हवाले से भी डिफरेंस है। इसके अलावा 2 लंग्स के दरमियान आपसे और डिफरेंस पूछा जाए तो यहाँ पे एक और डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकाई जो बनती हैं वो सिर्फ 2 बनती हैं। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट लंग के अंदर, राइट लंग के अंदर 3 बनती हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, यहाँ पर भी ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी हमारे पास मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन का नाम है प्ल्यूरा, दिस इज कॉल्ड एज प्ल्यूरा। इसके बाद जब ये प्ल्यूरा हमने पढ़ लिया तो हम कहते हैं कि नीचे यहाँ पर भी कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज मसल्स आर कॉल्ड एज डायाफ्राम। और डायाफ्राम क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किस चीज़ में, रेस्पिरेशन में, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प करते हैं। कभी ये डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कभी फ्लैट बन जाते हैं। और इनको मैसेज कौन देता है, ब्रेन से मैसेज आता है। यहाँ से ब्रेन से मैसेज आता है, कौन सी नर्व लेके आती है, उस नर्व का नाम है फ्रीनेक नर्व। ये जो एक नाली ये हमारे पास एक तार आ रही है, इसको नर्व बोलते हैं, फ्रीनेक नर्व। फ्रीनेक नर्व से मैसेज आ रहा है कि अब आपने कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करनी है। इसके अलावा हमारे यहाँ नेक से लेकर जो हमारी पेल्विक कैविटी यहाँ तक, इस ओवरऑल जो एक होल बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो एक अंदर के जाने पे कोठड़ी बन जाती है, इसको हम विसरल कैविटी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज विसरल कैविटी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास विसरल कैविटी है। और ये जो हमारे पास डायफ्राम है, ये विसरल कैविटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये हमारे पास अब्डोमिनल कैविटी, यहां पे जो है ये अब्डोमिनल कैविटी है, जबकि ये जो ऊपर की जानिब स्ट्रक्चर मौजूद है इसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ चेस्ट कैविटी। और 2 लंग्स के दरमियान जो जगह मौजूद होती है इसको हम मेडिएस्टिनम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मेडिएस्टिनम। तो ये था हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है और आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।